तो पिछले क्लास में हम लोग ये वाला चैप्टर पढ़े थे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब देखो इसमें क्या क्या पढ़ना था बताए थे, थोड़ा सा एक बार जल्दी से रिवाइज कर दे रहे हैं जिससे कि उनको समझ आ जाए क्या कि उसमें टॉपिक क्या पढ़ना होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। एक तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, उससे क्या प्रॉब्लम होती है। जैसे कि हम प्रॉब्लम में क्या होता था, एक तो प्रॉब्लम ये था कि पॉपुलेशन बहुत तेज बढ़ रही थी, है ना। रिप्रोडक्शन की वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लोगों को रहने खाने की दिक्कत पड़ रही थी। जैसे मान लो एक घर में 2 लोग हैं तो आराम से चल रहा है, अगर 7-8 लोग हो जाएंगे तो दिक्कत पड़ जाएगी। तो वो क्या थी, और उसको कम करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाना है। फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, जो पॉपुलेशन विस्फोट हो रहा है वो क्या है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, मतलब बर्थ कंट्रोल कैसे करेंगे, पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करें, मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा ना हो, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे हम लोग पढ़ रहे थे। फिर क्या था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आज हम लोग का ये वाला नया टॉपिक स्टार्ट होगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बात समझ गया। इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे ये सब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, कि जो पूरी तरह से किस तरह से फिट है, या तो वो हेल्दी कब माना जाएगा, वो टोटल रिप्रोडक्ट फिजिकली फिट है, इमोशनली फिट है, बिहेवियरल फिट है और सोशल फिट है, वही क्या माना जाएगा, पूरी तरह से फिट माना जाएगा। बात समझ आ रही है। मतलब कोई बोलेगा अगर हेल्दी पर्सन कौन है, तो हेल्दी पर्सन वही है जो पूरी तरह से फिट है, मेंटली, फिजिकली, सोशली, बिहेवियरली, ये सब फिट माना जाए। ये हम लोग पढ़ रहे थे। और फिर क्या था कि ये कुछ वो था कि चलाया गया प्रोग्राम, जो जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, जिसमें हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही थी। तो जनसंख्या को कम करने के लिए क्या क्या नॉर्म्स अपनाए गए, उसके लिए आरसीएच नाम की संस्था, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, आरसीएच को जिम्मेदारी दी गई। और ये क्या किया, इन्होंने अवेयर किया लोगों को कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या ना बढ़ाया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल करने से क्या फ़ायदा होगा कि लोगों को रहने खाने का आराम से व्यवस्था हो पाएगी, नहीं बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगी तो क्या समस्या देखने को मिलेगी, है ना। ये सब बात पढ़ रहे थे। और फिर एजुकेट किया गया किसको, जो प्रेग्नेंट मदर है, मतलब उसको बताया गया कि यार प्रेग्नेंट मदर को केयर करना चाहिए, लड़का हो लड़की एक समान होना चाहिए, है ना। ये सब बात उसमें समझा रही थी। और दूसरा फिर स्कूलों में सेक्स एजुकेशन को के बारे में लोगों को बताया गया कि पहले बोलते थे लोग ना कि यार सेक्स एजुकेशन पढ़ाना अच्छी बात नहीं है, बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, लेकिन क्या हुआ कि इसकी ज़रूरत पड़ी, फिर ये सब चीज़ों को स्कूल में भी लाया गया। और जिससे लोगों को बताया गया कि जो बच्चों का एज चेंज होता है, जिसको एडोलेसेंस मतलब बोलते हैं, जब पहुंचते हैं, या बहुत सारी बीमारियां जो होती है एसटीडी एड्स वगैरह, ये सब के बारे में बताया गया कि इसको कैसे कंट्रोल करना है। उसके बाद देखो ये पॉपुलेशन का कुछ डाटा था कि कब कब कितना तेज पॉपुलेशन हमारे इंडिया का बढ़ा और पूरे वर्ल्ड का बढ़ा। और जब पॉपुलेशन बहुत तेज बढ़ जाएगा तो ये फूड का, शेल्टर का और क्लॉथ का, मतलब रोटी कपड़ा और मकान, इसमें समस्या होगी, है ना। और ये क्यों बढ़ रहा था। अब उसके बाद पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कुछ बहुत सारे नॉर्म्स अपनाए गए, जैसे कि ये था, एक नारा दिया गया, स्लोगन, हम दो हमारे दो। उस संस्था मतलब जो चलाया गया, बोला गया कि हम दो हैं, हमारे बच्चे भी 2 रहें, तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, है ना। उसके बाद कुछ तो ये भी नाम्स आया, 1 चाइल्ड नॉर्म्स, मतलब हम दो हमारे एक, है ना, ये भी आया था। उसके बाद बहुत सारा प्रॉपर्टी है, उसका आप समझते हैं कि बर्थ कंट्रोल का को कैसे किया जाए, मतलब बच्चे ज़्यादा पैदा ना हो, उसको बोलते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड। और उसके लिए एक आइडियल कंट्रासेप्टिव था, जैसे कि आइडियल में ये 3 था, नेचुरल, पहला आएगा नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें पहला था पीरियोडिक अब्स्टेंस। इसमें क्या था, ये अवॉइड द क्वाइटियस, मतलब डे 10 टू डे 16 तक के बीच के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्या बोलते हैं, क्वाइटियस से बचे, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचना है। अब ये विथड्रॉल मेथड था, इसमें क्या होता है, जब इजैकुलेशन होने को होगा, क्वाइटियस के समय जिसमें इजैकुलेशन होना होगा, पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लेना है। और फिर लैक्टेशनल एमोनोरिया, जब कोई बेबी को जन्म देती है फीमेल, तब तक वो मिल्क फीडिंग करता है बच्चा, तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी, लगभग वो दिन होता है 6 महीने तक, तब तक कोई ओवर मेच्योर नहीं होता, तब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, है ना। ये सब हम लोग पढ़े थे। और फिर ये बैरियर था, बैरियर में एक था कंडोम, जो कि मेल का और फीमेल दोनों था, है ना। अब इसमें बहुत सारा फायदेमंद होता है, ये होता है कि इससे बहुत सारी बीमारियां रुक जाती हैं, वो नहीं होता। और स्पर्म आसानी से ओवम से मिल नहीं पाता, आसानी क्या मिलता ही नहीं है ना। फिर बहुत सारा ये था, जो डायफ्राम था, ये रीयूजेबल था। और फिर स्पर्म सडल क्रीम था, इसका यूज करके स्पर्म को क्या बोलते हैं, इमोटाइल करते थे। फिर ये था इंट्रायूटेराइन डिवाइस, जिसमें कि 3 टाइप की थी, एक नॉन मेडिकेटेड, एक कॉपर रिलीजिंग, एक हार्मोन रिलीजिंग, है ना। नॉन मेडिकेटेड में क्या था, ये लाइपेज लूप था। और कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीप्लाइड 375। और इसमें था हार्मोन में प्रोजेस्टेट और LNG 20।
है ना, ये सब पढ़े तुम लोग। ओरल कंट्रासेप्टिव जो खाई जाने वाली है, इसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, इसको मालाडी बोलते हैं। ये 21 दिन तक लगातार खाई जाती थी। उसके बाद ये सहेली नाम को इसको कौन बनाया था, CDRI लखनऊ ने इसको बनाया था। और ये हम हफ्ते में एक बार खाई जाती है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन को इमरजेंसी पिल्स बोलते हैं। अगर किसी के साथ रेप हो गया है या कोई कैजुअल इंटरकोर्सेस हुआ है तो प्रेगनेंसी रोकने के लिए 72 घंटे के अंदर ये पिल्स खिला देते तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, है ना। ये था। बाकी ये था सर्जिकल मेथड था। इसमें क्या था, अगर आप चाहते हैं कि आपके 2-3 बच्चे हो गए, आप बच्चे आपको नहीं चाहिए, तो आप इस सर्जरी करा दिए। और अगर कोई फीमेल कराते, इसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसको काट दिया जाता है, काट के उसको बांध देते हैं, और बांधने के बाद जो इस ओवम होता है वो यहाँ से रिलीज नहीं होगा, वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, ना स्पर्म यहाँ पहुँच पाएगा, ना फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। अब दूसरा मेल में था, तो मेल में क्या था, उसको बोलते हैं वैसेक्टोमी। इसमें इसको तोड़ के यहाँ से काटते थे और काट के बांध देते थे, तो यहाँ से जो स्पर्म बनेगा वो वहाँ टारगेट तक पहुँच नहीं पाएगा। ये था। अब फिर ये क्या साइड इफेक्ट था, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, नौजिया, एब्डोमिनल पेन, और ये इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्लीडिंग, ब्रेस्ट कैंसर, ये सब इसके देखने को मिलते थे, है ना। अब आज हम लोग ये पढ़ेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। यहाँ से आज नई बात स्टार्ट हो रही है। कुछ कुछ समझ में आया जो भी बोल रहे थे, बताइए। हम लोग एक्चुअली पढ़े हैं, उसको लेक्चर अभी भेजेंगे, उसको आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, तो जो वो डिटेल में उसको पढ़ लेना, क्योंकि पूरा डिटेल करना ना, बार बार फिर पीछे होगा तो कोर्स आगे नहीं जा पाएगा। इसको हम लोग कंटिन्यू कर देंगे, बस क्योंकि देखना है ना कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं, मतलब मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, है ना। बस ये हो जाएगा। अगर समझ आ जाएगा तो फिर ठीक है, तो हम कंटिन्यू तो पढ़ाएंगे ही पूरा शुरू से ही, तो कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। तो आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। हम लोग का टॉपिक क्या है आज का नया टॉपिक, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब देखो इसमें होता क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब ये होता है, जैसे मान लो किसी को प्रेगनेंसी हो गई, अब वो क्या करता है, उसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, अब वो उसको मेडिकली टर्मिनेट करवा दिया जाए। मतलब अगर प्रेगनेंसी को मेडिकल के द्वारा, मेडिकली मतलब मेडिसिन के द्वारा या सर्जरी के द्वारा, या उसको उसे पकड़ के बाहर निकाल दिया जाए, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। अब लोग क्यों करवाते हैं, उसका रीजन नहीं है कि जिसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, बेबी नहीं चाहिए, तो करवाते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि इसके पहले जो जितने भी कंट्रासेप्टिव मेथड थे वो काम नहीं किया, या लोग उसका यूज नहीं किए। ये बाद में पता चला क्या बेबी हो गया है, प्रेगनेंसी आ गई है, अब बाद में जब पता चला तो उसको क्या करते हैं, एबॉर्ट करवा दो, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब इसमें यह समझना है कि आखिर ये कहाँ तक लीगल है, क्या इसको करवाना चाहिए, इसको करवाने से क्या क्या डिसएडवांटेज है ना। अगर इसको गवर्नमेंट अगर लीगलाइज करेगा तभी माना जाएगा, या डॉक्टर संपर्क करना पड़ेगा, क्या क्या इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वही सब इसको बात को पढ़ना है। बात समझ आ रही ना। अब तो क्या है, पहला क्या है, इसको क्या समझते हैं, देखो इंटेंशनल या वॉलेंट्री टर्मिनेशन। वॉलेंट्री मतलब जो हमारे इच्छा से हो रहा है, बात समझिए ना। वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड MTP, और इसको इंड्यूस्ड एबॉर्शन बोलते हैं। मतलब एबॉर्शन अगर अपने आप हो जाए तो एबॉर्ट हो गया, मान लो किसी एबनॉर्मलिटी से जानबूझ के एबॉर्शन किया जाए, उसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड एबॉर्शन। बात समझे। अब देखो ये क्या है, देखो सबसे खतरनाक डाटा, लगभग 45 to 50 मिलियन MTP परफॉर्म इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी। मतलब पूरे वर्ल्ड में एक साल में लगभग 45 से 50 मिलियन MTP होती है। जो डाटा आया है WHO वाला, लगभग 45 से 50 मिलियन MTP पूरे वर्ल्ड में होती हैं। बात समझ रहे हो ना। अब देखो दूसरा बात क्या है, MTP हेल्प टू डिक्रीज द पॉपुलेशन। MTP क्या करती है, अगर MTP होगा तो पॉपुलेशन डिक्रीज तो होगा करेगा, उसका मकसद है बेबी नहीं होगा, पॉपुलेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब दूसरा क्या है, मेनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो क्या करती है ना, MTP को क्या बोलते हैं, लीगल नहीं समझती हैं, मतलब ये नॉट लीगलाइज नहीं किए हैं उसको। उसका रीजन क्या है, तो देखो वहाँ बहुत सारा इमोशनल इशू है, इथिकल इशू है, रिलीजियस इशू है ना, सोशल इशू है। मतलब सबसे पहले शुरुआत यहाँ से होगी। जैसे मान लो किसी को प्रेगनेंसी हो गई, है ना, अब उसमें सबसे बड़ा रीजन आएगा उसको अवॉइड ना कराने का, ऊपर वाला। जो लोग बोलेंगे अगर तुम डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ऐसा कर रहे हो, बच्चे को बने मार रहे हो, क्योंकि ये तो बेबी बनेगा बाद में, है ना, तो ये हत्या एक प्रकार से। तो लोग बोले तो धर्म आ गया, फिर एक इमोशन आ गया कि यार मेरा बच्चा है उसको हम मार रहे हैं, फिर दूसरा समाज का ताना हो गया कि फलाना ने ऐसा किया था, है ना। तो ये सब क्या है, ये बहुत सारे कंट्री में ऐसा है। अब देखो इंडिया गवर्नमेंट ने इसको 1971 में
इसको कुछ रूल के साथ इसको लीगल कर दिया। बात समझे, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको कुछ रूल लगा के इसको लीगल कर दिया। ये आप एमटीपी करा सकते हैं, लेकिन उसका कुछ ना कुछ रूल है। अब कब कराएंगे उसको समझना है। बात समझ गए ना, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, लीगल किया। अब वो रूल क्या था, अब पहले रूल समझते हैं, समझते हैं रूल क्या था, उसके पहले ये समझते हैं कि एमटीपी का कैसे कैसे कर सकते हैं। देखो क्या है, पहला ये क्या होता है, इम्पैक्ट इंपॉर्टेंस क्या है, इट अवॉइड द प्रेगनेंसी ड्यू टू कैजुअल इंटरकोर्सेस या फेल्योर ऑफ कंट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग द क्वाइटियस या रेप। या देखो अब लीगल क्या है, अगर मान लो किसी के साथ रेप हो गया है, उस रेप की वजह से वो लेडी प्रेग्नेंट हो गई, तो उसको गवर्नमेंट लीगल कर रहा है कि हाँ इसको अबॉर्ट करा दिया जाए। बात समझिए ना, वो क्या है, वो लीगल है। और दूसरा देखो, मान लो कोई ऐसा कैजुअल इंटरकोर्स हुआ और अब वो दोनों लोग बेबी नहीं चाह रहे हैं, तो अब उसमें क्या हुआ, एक डॉक्टर की परमिशन चाहिए, डॉक्टर उसको परमिशन देगा कि हाँ तुम इसको क्या करा सकते हो, अबॉर्ट करा सकते हो, तो वो लीगल तरीके से उसको क्या कर लो, अबॉर्ट करा दो, है ना, लेकिन डॉक्टर परमिशन देगा तभी। बात समझ गए। अब दूसरा देखो, इट इज द एसेंशियल इन केस वेयर द continuation of pregnancy could be harmful to the mother to the fetus or both। मतलब अगर एमटीपी कराई जाती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अगर होता है, तो वो मदर के लिए भी और उस बेबी तो खत्म ही है, मतलब अगला जब बेबी होगा, जैसे मान लो एक बार एमटीपी करा दिया, अब एमटीपी कराना कोई मामूली बात नहीं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट उसका पड़ता है। हो सकता है कि परमानेंटली वो स्टेराइल हो जाए, अब वो कभी प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं कर पाए, ऐसा भी हो सकता है। बस समझ गए ना, क्योंकि उसके अंदर इंजर्ड होता है, उसमें बहुत सारे पार्ट बाहर निकल जाते हैं, हो सकता है उसके हार्मोन ना निकल नहीं पाए, तो हो सकता है कि बहुत सारा उसका एबनॉर्मलिटी आ जाए, वो परमानेंटली स्टार्ट हो जाए, कभी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगा, ये भी हो सकता है। अब दूसरा देखो, अब जो लीगल किया गया है, हालांकि सेफ तो नहीं है, लेकिन अब जो गवर्नमेंट द्वारा लीगल किया गया है, कहा गया कि एमटीपी आर सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट मतलब फर्टिलाइजेशन केयर अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब अगर 12 वीक की प्रेगनेंसी है तो उसको आप टर्मिनेट करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा रूल कहता है, लेकिन दिक्कत तो बहुत सारी होगी। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन आर वेरी रिस्की। अगर आप सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब इसके बाद अगर आप कराएंगे तो जो ये होगा एबॉर्शन बहुत ज़्यादा रिस्की है। बात समझ गए ना, रिस्की की रिस्की है ना, लोग रिक्सी बोलते हैं, रिस्की। अब देखो प्रॉब्लम रिलेटेड एमटीपी, क्या क्या एमटीपी से प्रॉब्लम होता है। पहली बात तो देखो, मेजॉरिटी ऑफ एमटीपी आर परफॉर्म इलीगल। देख लिए, जो 45 से 40 मिलियन 45-50 मिलियन एमटीपी हुई है, उसमें से बहुत सारा क्या है, इलीगल। अब देखो इलीगल कैसे हो गया, देखो मान लो किसी की प्रेगनेंसी हो गई, 1-2 महीने में पता चला कि वो लेडी प्रेग्नेंट है। अब सबके पास कहीं ना कहीं अपने पहचान का डॉक्टर होता है, सबके पास डॉक्टर या नर्स जो प्रैक्टिशनर होते हैं, उससे गए मिले। अब गवर्नमेंट ये परमिशन कभी नहीं देगा कि आप उसको अबॉर्ट करा दो। डॉक्टर से मिले, बोले ले लो यार पैसा 2000-4000 एक्स्ट्रा ले लो, इसको करवा दो, मैनेज करवा दो, तो वो करवा दिया। अब उसको करवा दिया, अब उसको क्या, वो तो करवा दिया, सेफ हो गया, लेकिन बाद में क्या दिक्कत होगा तो तुम जानोगे, जो कैंडिडेट होगा, पेशेंट वो समझेगा, है ना। तो लगभग देखा जाए तो लगभग मैक्सिमम जो होता है एमटीपी क्या होती है, वो इलीगली होती है ना। अब देखो यहाँ मिस यूज क्या करते हैं, एक टेक्निक होती है एमनियोसेंटेसिस। हालांकि अब तो और भी एडवांस टेक्निक जैसे अल्ट्रासाउंड आ गया है जिसको बोलते हैं, उसके पहले एक टेक्निक होती थी एमनियोसेंटेसिस। इसका मतलब ये होता था कि प्रेग्नेंट लेडी के गर्भ से मतलब यूट्रस से एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता था, है ना। ऐसे बाहर से इंजेक्शन लगाएंगे और एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लेंगे, और उस एमनियोटिक फ्लूइड का को टेस्ट करके ये पता चल जाता था कि उसके अंदर जो बेबी है वो मेल है कि फीमेल है। बात समझिए ना। हालांकि ये जो मेथड है ये केवल सेक्स पता करने के लिए नहीं है, इस मेथड की वजह से बहुत सारी बीमारी भी पता की जा सकती है। जैसे मान लो जो बेबी पल रहा है गर्भ में, यूट्रस में, वो बेबी सही है कि नहीं, उसको कोई बीमारी तो नहीं है, या कोई ऐसा सिंड्रोम तो नहीं आ गया है, या कोई उसका कोई ऐसा जीन म्यूटेशन तो नहीं हो गया है कि बाद में दिक्कत कर सके। तो अगर उसके लिए ये टेक्निक की जाती है, अगर बेबी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है तो आप उसको वो बताइए कि हाँ बेबी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, जब ये जन्म लेगा तो बहुत समस्या होगा, तो आप जाके गवर्नमेंट से लिखवाइए, उसको टर्मिनेट करवा लीजिए। लेकिन लोग क्या करने लगे, उसका मिस यूज, कि पता चल जाता है इससे क्या है, उसका सेक्स क्या है, मेल है कि फीमेल।
अब जब अगर जिसको फीमेल नहीं चाहिए, फीमेल है, तो उसको क्या कर दिया, एबॉर्ट करा दिए। तो ये क्या है, मिस यूज है इसको, है ना। तो इसका मिस यूज होने लगा। द टेस्ट फॉर फीटल सेक्स और डिटरमाइन द फीटस इज फीमेल, इट इज फॉलोड बाय द एमटीपी, सच ए प्रैक्टिस आर डेंजरस फॉर द यंग मदर एंड फीटस। बात समझ गए इसको। अब ये क्या होता है, एमनियोसेंटेसिस, यही मतलब होता है कि इससे एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है और उससे फीटस का हाल चाल लिया जाएगा, उसको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई सिंड्रोम तो नहीं है, या वो बच्चा मेल है कि फीमेल, पता चल जाएगा। लेकिन हालांकि बच्चों का सेक्स बताना इलीगल है, वही तुम लोग जाओगे हॉस्पिटल में लिखा रहता है, बच्चों का सेक्स बताने पे डॉक्टर को भी और जो पेशेंट है उसको भी बहुत सारे इतने साल का सजा, इतना हजार जुर्माना लगता है, लिखा रहता है ना हॉस्पिटल में। तो वो तो है, लेकिन अब क्या करोगे, जो डॉक्टर जो अपने पहचान के, तो उसको क्या, वो बता देगा फटाक से, हाँ ये है, उसको कोई जानकारी कोई बताना नहीं है। तब वो कोड वर्ड में बात करते हैं, बोलेगा कि अगर हम लिख देंगे मंडे तो समझना बॉय, अगर लिख देंगे सैटरडे समझना गर्ल, पर्चा भी लिख देगा, मंडे समझ लेना बॉय है, संडे लिख देंगे मतलब गर्ल है, तो बता देगा, वो लिख देगा मंडे संडे। अब कोई चेक होगा तो वो क्या जानेगा क्या लिखे हो, है ना, वो तो जो जानता है वही लिखेगा। तो ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, देखो ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, पता करता है कि बच्चा आगे सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। क्योंकि तुम लोग बहुत सारे देखोगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो लंगड़े, लूले या कोई बीमारी से ग्रसित, सिंड्रोम से ग्रसित ऐसा होता है ना, जन्म से ऐसे पैदा हो जाते हैं। तो उनको चेक करके उनको एबार्ट करा दो पहले ही, तो वो तो मान लो लीगल है गवर्नमेंट का, लेकिन उसका जो मिस यूज हो रहा है वो अलग बात है। अब यहाँ पे देखो एक बात और है, देखो एक तो गवर्नमेंट ने एमटीपी को लीगलाइज्ड किया, कब, 1971 में, कि एमटीपी को कराया जाए। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया, 2017 में इसको एक अमेंडमेंट लाया और उसको फिर से एक नया रूल लगा दिया। नया रूल मतलब और आसान बना दिया। क्या आसान बनाया, देखो पहले क्या था, पहले यह था कि 12 वीक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराया जाएगा ना। फिर जब अमेंडमेंट किया तो वो बोला कि आप 12 वीक की नहीं, आप 24 वीक की प्रेगनेंसी को भी टर्मिनेट करा सकते हैं। बिल्ली ऊपर बोल रही है, हाँ अब सुनो ध्यान से, पहले क्या था, 12th वीक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने को लीगल किया गया था। फिर 2017 में एक अमेंडमेंट लाया गया, उसको मॉडिफाई करके बोल दिया गया कि आप 12 से 24 वीक की प्रेगनेंसी को भी टर्मिनेट करा सकते हैं। और 24 वीक का मतलब है तो कितने महीना हुआ, 6 महीने हो गए ना लगभग, 6 मंथ सोच लो, मतलब 6 मंथ की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना कितना कितना क्रिटिकल बात है। पूरा बन जाएगा, सब कुछ डेवलप हो जाएगा, सब कुछ मतलब हत्या है, पूरा पूरा क्या है, उसका मर्डर कर रहे हैं लोग, बस समझिए ना। लेकिन लेकिन अब उसमें एक बात लगा दिया कि यार इसको कब, मतलब इसको कब आप टर्मिनेट करा सकते हैं। अरे यार बिल्ली एक बच्चा है, देखो अब एक सिंड्रोम होता है क्राई ड्यू कैट सिंड्रोम, एक सिंड्रोम होता है क्राई ड्यू कैट, अभी पढ़ाएंगे, जिसको ऐसा होता है तो बिल्ली जैसे आवाज निकालता है बच्चे। सुनो ध्यान से, देखो अगर अगर 12 वीक में कराएंगे तो उसका उसका लीगल क्या था कि आपको एक डॉक्टर का परमिशन चाहिए, बस में आ रही है। लेकिन अब ये बोलता है कि अगर आप इससे ज़्यादा की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना चाहेंगे तो आपको किसी 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। आप इन 2 डॉक्टरों का से संपर्क करिए, ये दोनों लिख देंगे तो आप उसको टर्मिनेट करा सकते हैं। अच्छा ये अब इसमें क्यों ऐसी जरूरत पड़ गई, इसे मान लो किसी के साथ रेप हुआ, और रेप हुआ कि नहीं हुआ ये सिद्ध होने में 6 साल लग गए, और सॉरी 6 महीने लग गया, क्योंकि हमारे यहाँ का न्याय व्यवस्था तुम लोग जानते ही हो, सब लोग वाकिफ हो उससे, कि उसके साथ रेप हुआ कि नहीं हुआ ये पता करने में 6 महीने लग गया, बात समझ गया ना, मतलब समय लग गया। तो अब क्या करेगा भाई, पता चल गया हाँ इसके साथ हुआ है, अब उसका जो बेबी पल रहा है अब तो उसको चाहिए ही नहीं, बहुत दिन से बोले नहीं हमको नहीं चाहिए, लेकिन सिद्ध कब हुआ, लगभग 6 महीने बाद, 6 महीने के अंदर मतलब 4 महीने 5 महीने बाद। तो अब उसके केस में क्या है, उसको क्या करोगे, ये कर सकते हैं। दूसरा, वही बच्चा बीमारी से ग्रसित है, जो अंदर बच्चा पल रहा है वो किसी बहुत हाईली जेनेटिक डिसऑर्डर या कोई सिंड्रोम से ग्रसित है, अब उसको भी आप टर्मिनेट करा सकते हैं। बस ये कि आप इनको पहले आप डॉक्टर से मिलिए, उनको सही में रीजन बताइए, डॉक्टर चेक करेगा, बताएगा कि हाँ ऐसा है, इसको आप टर्मिनेट करा सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया 12th वीक में, अब इसमें क्या क्या जरूरत है इसकी बात हो गई। अब दूसरा देखो, अब ये आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसको एक्चुअली क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसटीडी, है ना। कुछ बीमारियां यहाँ पे बस नाम दिया गया है, कुछ बीमारियां
एक आएगा हेल्थ एंड डिजीज नाम का चैप्टर अगले उसमें, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसमें बहुत सारी बीमारियां, बस इसमें क्या होता है, डिजीज आर इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्सेस आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या इसको इन्फेक्शन या एसटीडी या एसटीआईएस बोलते हैं, या उसको दूसरा नाम होता है वेनेरल डिजीज, या इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन आरटीआई। क्या क्या नाम होगा, एसटीडी, एसटीआईएस, बीडी या आरटीआई। बात समझिए। अब ये कौन कौन सी बीमारी है पहले उसको समझते हैं। देखो, एक होता है गोनोरिया, एक होता है सिफिलिस, जेनाइटल हर्पिस, और ये क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ट, ट्राइकोमियासिस, और ये हेपेटाइटिस बी, एचआईवी लीडिंग टू एड्स। ये सारी बीमारियां क्या हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ना। अब यहाँ बात समझना है, देखो हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी आर आल्सो ट्रांसमिटेड। ये जो दो बीमारियां हैं ये कैसे ट्रांसमिट होती हैं, कैसे होती है, बाय शेयरिंग इंजेक्शन नीडल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। मतलब एक ही इंजेक्शन से दो लोग को लगा दिए, अब एक पार्टनर को लगाए, उसे निकाल को दूसरे लगा दिए, तो उसका ब्लड उसमें आया, उसमें चला गया। अच्छी क्या होता है, ऐसा इसी से फैलता है। ऐसा होता था पहले, अब तो बहुत सारा व्यवस्था हो गया, वैसा नहीं होता है ना। कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसी से उसका इंटेस्टाइन काटे, दूसरे के इंटेस्टाइन काट दिए बिना स्टेरिलाइज किए, कोई वहाँ देखने थोड़ी जाता है कौन किया। अब डॉक्टर ने काट दिया, अब काम खत्म, उसको क्या, उससे क्या मतलब, अब तुरंत ही तो एड्स हो नहीं जाएगा, 6 साल बाद होगा, देखा जाएगा, है ना। बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, अगर किसी को खून की कमी है, दूसरे से ब्लड ले रहा है, तो अगर बिना चेक किए कि उसको हो सकता है एचआईवी हो, उसका ब्लड इसको चढ़ा दिया जाए तो उसको हो जाएगा। और फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, अगर कोई मदर इन्फेक्टेड है तो उसके बच्चे को भी पक्का एड्स हो जाएगा बस। लेकिन क्या है कि उसका इलाज है, बस पता चल जाए कि मम्मी को एड्स है, जो बच्चा है उसको एड्स से बचाया जा सकता है, बस पता चलना चाहिए। जब पता चल जाएगा, जब प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उसको दवाइयाँ देकर उसको रोका जा सकता है कि उसका इन्फेक्शन इसमें ना आने पाए। बात समझ गया। अब यहाँ पे एक बात समझना है, इंपॉर्टेंट बात, देखो हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पिस और एचआईवी, मतलब जितनी बीमारियां यहाँ पढ़े इसमें से हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पिस और एचआईवी, इसको छोड़ के और जितनी बीमारियां हैं सारी बीमारियां क्यूरेबल हैं, लेकिन ये बीमारियां का दवाई नहीं बनी है, मतलब ये क्यूरेबल नहीं है, मतलब इसको कोई मेडिसिन नहीं बना है, बस क्या है, बचाव ही इसका क्या है, दवाई है, मतलब मेडिसिन है। बात समझ गया। अब देखो यहाँ पे जब किसी को ये सारी बीमारियां आती हैं तो उसके अंदर ईयरली सिम्टम क्या आता है, ईचिंग होती है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है ना, स्लाइटली पेन होता है, स्वेलिंग होता है, कहाँ पे, जेनाइटल रीजन में स्वेलिंग देखने को मिलता है, ये उसका इनिशियल सिम्टम है, ये चीज देखने को मिलता है। अगर ये सिम्टम आ रहा है तो लोगों को अपना ये सब बीमारियां चेक करा लेना चाहिए, क्या पता कुछ दिक्कत ना हो जाए। बात समझ गए ना। अब आगे देखो, ये देखो जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है ना, जो बीमारियां होती हैं तो उसका अर्ली सिम्टम नहीं देखने को मिलता है, मतलब उसके अंदर बीमारी है लेकिन फिर भी उसको अर्ली में सिम्टम देखने को नहीं मिलता। तो अब यहाँ पे क्या पढ़ना है, absence या लेस सिग्निफिकेंस अर्ली सिम्टम एंड द सोशल स्टिग्मा डिटेल द इन्फेक्टेड पर्सन टू कंसल्ट डॉक्टर, दिस लीड टू पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, है ना, इनफर्टिलिटी, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एटसेट्रा। मतलब अगर किसी को वो सिम्टम देखने को नहीं मिल रहा है, बाद में वो बीमारी देखने को मिली, तो हो सकता है उस समय बन रही थी। जब भाई अगर किसी को सिम्टम नहीं तो कोई डॉक्टर पास क्यों जाएगा, कोई जाता ही नहीं है। जब किसी बीमारी का सिम्टम आता है तो जाता है, अगर सिम्टम नहीं आता तो वो बिना सिम्टम के ये सारी बीमारियां देखने को मिल सकती हैं बाद में। बात समझ गए ना। अब यहाँ पे देखो एक बात, ऑल पर्सन ऑफ वल्नरेबल टू एसटीडी, दीज आर वेरी हाई एमंग द पर्सन इन द एज ऑफ 15 से 24। बात समझिए ना, ज़्यादा होने की संभावना किसमें होती है, इन एज के लोगों में, और इन्हें मतलब बच्चे हैं। अब तो 15 साल के बाद 24 साल के अंदर। अब क्या क्यों ऐसा रीजन है, देखो इसका रीजन ये है कि वो सेक्सुअली मैच्योर हो गए लेकिन मेंटली मैच्योर नहीं हुए। अब उनको ये बात समझ में नहीं आती है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारा दोस्ती यारी, लिव इन रिलेशन, ब्रेकअप, जूड़ा, अफेयर होता रहता है। बस समझ गए ना, क्योंकि लोग समझ में नहीं आता है क्या है, बोलते हैं इंजॉयमेंट है। अब इस वजह से क्योंकि अगर समझदारी नहीं है तो सबसे ज़्यादा इसी एज के बच्चों को देखने को मिलेगा। जब एकदम समझदारी आ जाता है फिर बोलते हैं यार इस सबसे दिक्कत होता है।
अब इसका क्या है प्रिवेंशन, क्या करना है प्रिवेंट, एवॉइड द सेक्स विथ अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर, है ना, मतलब किसी अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर से सेक्स करने से अवॉइड करें। ऑलवेज यूज कंडोम ड्यूरिंग क्वाइटियस, इन केस डाउट गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर ईयरली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट। अगर कोई डाउट होता है तो आप जल्दी से ही एक क्वालिफाइड डॉक्टर से संपर्क करें और उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन एक बात और है, अगर जब किसी को ये बीमारी हो जाएगी जैसे एड्स और हेपेटाइटिस, फिर उस अगर हो गया मतलब हो गया तो ठीक नहीं होगा, ये बात तो क्लियर है। बस क्या है कि अगर आपको अर्ली पता चल गया तो आपका मरने का रेट थोड़ा बढ़ जाएगा। जैसे आप मान लो 10 साल मरना है तो दवाई कर लेंगे तो 15 साल बाद मरेंगे, 5 साल और दुनिया देख लेंगे, बस यही हो पाएगा, बाकी उसका ट्रीटमेंट तो नहीं है। और जानते हो जो एड्स होता है उसका सिम्टम जानते हो कब आता है, उसका सिम्टम आने का, हाँ, ये 6 महीने बाद से शुरू होगा आना, और किसी किसी में तो 10 साल बाद भी आ सकता है। बात समझिए ना, मतलब इसके ये बीच का टाइमिंग है, 6 मंथ बाद स्टार्ट होता है और इसके बाद 10 साल तक आ सकता है। मतलब अगर किसी को आज इन्फेक्शन हुआ तो हो सकता है उसको 10 साल बाद पता चला कि हमको एड्स हो गया है। बात समझ गए ना, तो ये सब क्या है, इसका ये है। इसीलिए थोड़ा सा भी डाउट हो तुरंत सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में एड्स का जांच होता है, जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वहाँ पे जाओगे, बस कुछ नहीं करना है, बस जाना है, ये करा लेना है, तुरंत हो जाएगा। बस समझे, तो ये सब अवेयरनेस करना क्या है, जरूरी है। अभी टाइम है ना, अब देखो क्या पढ़ना है, इनफर्टिलिटी। अब समझते हैं इनफर्टिलिटी क्या होता है। देखो अभी तक जो पढ़ा गया कि अभी तक ये पढ़े कि यार कंट्रासेप्टिव मतलब बच्चे ना पैदा करने क्या जुगाड़ था, मतलब क्या कंट्रासेप्शन था। अब कुछ ऐसे भी कपल हैं जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, तो उनको उनको कैसे ट्रीटमेंट उनका किया जाए, है ना, तो उसी को क्या अब उसी में हम लोग इसको पढ़ेंगे। पहले उसके पहले क्या पढ़ेंगे, इनफर्टिलिटी क्या होता है। अब इसमें एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, अगर अगर कोई कपल्स हैं 2 साल तक बिना किसी प्रोटेक्शन के सेक्सुअल कोहिबिशन मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं बिना किसी प्रोटेक्शन के और उनको बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, वो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसको क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी। बात समझ गए ना। अब देखो द रीजन ऑफ दिस मेनी टू फिजिकल कंजेनाइटल डिजीज, ड्रग्स और इम्यूनोलॉजिकल या इवन फिजियोलॉजिकल इतने सारे इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अरे सॉरी, फिजिकल या साइकोलॉजिकल, कुछ मतलब इतने सारे कि इतनी वजह से बच्चे ना होने की बीमारी हो सकती है। अगर ये सारे रीजन हैं तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या करेगा, समझेगा, मेडिसिन देगा। कोई ऐसा दिक्कत है तो मेडिसिन के द्वारा उसको ट्रीटमेंट किया जाएगा, है ना। लेकिन कुछ कभी कोई ऐसा दिक्कत हो जाता है कि मेडिसिन से वो ट्रीटमेंट नहीं होता, तब उसमें अगला आता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं ART। तब ART का यूज किया जाता है। मतलब जैसे मान लो कोई किसी को इनफर्टिलिटी की समस्या है, मतलब उसको बेबी नहीं हो रहा, तो गया डॉक्टर के पास। अब उसको बेबी ना होने के बहुत सारे रीजन, इतने सारे रीजन हो सकता है, कोई फिजिकल हो गया, कंजेनाइटल डिजीज हो गया, ड्रग्स हो गया, कोई इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई इवन कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये सब उसको समझेगा, डॉक्टर मेडिसिन देगा, उसको ठीक करने का प्रयास करेगा। अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ तब इसके अंदर कुछ लंबी बीमारी है और तब उसको बोलेगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, ART करना पड़ेगा, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तब जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अब उस जुगाड़ को क्या करने पड़ेगा, दीज आर द टेक्नोलॉजी यूज टू करेक्ट द इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो में मतलब नेक्स्ट ये वाला। तो सबसे पहले आता है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। आप देख लो, जैसा इसका मतलब ये हुआ, अगर अब ये किसमें, अगर मान लो कोई फीमेल है, उसके अंदर ओवम का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अब मान लो दवाई दिया गया, सब कुछ दिया गया, वो ठीक नहीं हुआ, वो प्रोडक्शन नहीं हुआ। अब इसमें क्या किया जाएगा, ट्रांसफर ऑफ ओवम फ्रॉम डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम। मान लो कोई ऐसी फीमेल है जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, मतलब उसके ओवरी से ओवम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ध्यान बात समझो, अगर ओवम से ओवरी से ओवम नहीं बन रहा है लेकिन वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है, लेकिन ओवम आएगा तब तो कंसीव करेगी। अगर ऐसी केस में है तो उसको क्या करेंगे, किसी दूसरे मदर के को डोनर मान के उसका ओवम लिया जाएगा और उसके ओवम को क्या कर दिया जाएगा, फर्टिलाइज करा दिया जाएगा, और फर्टिलाइज करने के बाद उसको उसके यूटेरस के अंदर डाल दिया जाएगा। अब वो क्या कहलाएगा, बट कैन प्रोवाइड द सुटेबल इन्वायरमेंट फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, वो कर दिया जाएगा। अब वो जब कर देगा, जब गैमेट उसके अंदर डाला जाएगा दोनों,
अब उसके अंदर स्पर्म की एंट्री होगी और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, नेचुरली डेवलप होना शुरू हो जाएगा। मतलब केवल क्या नहीं था, ओवम, ओवम कहीं से ले लिया गया डोनर से, उसके अंदर इम्प्लांट कर मतलब डाल दिया गया, और ओवम डाल दिया गया और उसके अंदर फर्टिलाइजेशन स्पर्म की एंट्री करी गई, और जब स्पर्म हुआ तो क्या कहता है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, जाइगोट। तो ये क्या कहलाता है, GIFT, इसको क्या बोलते हैं, गिफ्ट। याद रखना इसमें क्या, कब क्या दिक्कत है, कब क्या आएगा। दूसरा आएगा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे इंजेक्शन का मतलब क्या है, ये सब क्या होता है, लेबोरेटरी में होता है। हाँ जैसे मान लो कोई ऐसा मेल है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, पता था ना, जब इजैकुलेशन होता है तो लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट होते हैं, तभी जाकर वहाँ टारगेट पर पहुँच पाएगा। अगर मान लो उतना नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, मान लो 1 आध मिलियन हो रहा है, तो सब जाते जाते वहाँ ख़त्म हो जाएंगे। इस केस में क्या किया जाएगा, उसी का कोई एक स्पर्म लिया जाएगा और ओवम, मान लो ये ओवम है यहाँ पे, और उसको स्पर्म को इस इंजेक्शन में भर के, इस इंजेक्शन में भर के इसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा, डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट फर्टिलाइज करा दिया गया। अब इंजेक्शन ये वाला नहीं जैसे इंजेक्शन लगाते हैं, वो माइक्रो इंजेक्शन होता है, वहाँ आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा, सब माइक्रोस्कोप के अंदर होगा, करा के इसको फर्टिलाइज करा दिया गया। और फर्टिलाइज कराने के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इनटू द वुमेन यूटेरस, जहाँ पे उसको सुटेबल लगेगा वहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया। इसको बोलते हैं ICSI, है ना, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। दूसरा देखो क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या है, ये भी क्या है, ये भी वही लव टेक्निक है। इन द सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम द हस्बैंड आर डोनर आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वेजाइना एंड यूटेरस ऑफ द फीमेल। इसमें क्या होगा, इसमें किसी, अगर मान लो इसमें किसी स्पर्म नहीं बनना किसी मेल का, तो कुछ स्पर्म लिया गया या किसी दूसरे डोनर से स्पर्म लिया गया और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में डाल दिया गया, मतलब या तो वेजाइना में या तो यूटेरस में। अब इसको बोलते हैं इंट्रा, अगर अगर वो डाला गया कहाँ पे, यूटेराइन, यूटेरस में, तो उसको बोला गया इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। उसको क्या बोला गया, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। दिस टेक्निक यूजफुल फॉर द मेल पार्टनर हैविंग इनएबिलिटी टू इंसेमिनेट फीमेल या लो स्पर्म काउंट, जिसके अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है, लो स्पर्म या नील स्पर्म, वो सब देखने को, इस वजह से ये फर्टिलाइजेशन हो सकता है। बात समझ गए। अब देखो दूसरा आएगा, अब ये आएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये थोड़ा सा अब लंबा है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे अगले टर्म पे। इन विट्रो मतलब तुम लोग सुने होंगे IVF, है ना, क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी, बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं, अभी लगा हुआ इंदिरा IVF, पता नहीं क्या क्या IVF, ये करवाएं वो करवाएं, बहुत होता है ना, खुशियों की किलकारी गूंजेगी आपके घर में, आइए हमारे IVF में, ऐसे करके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो इस वजह से तो हम लोग इसको कल पढ़ेंगे अगले टर्न पे कैसे होता है IVF। ठीक।